हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो सब चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सतह रसायन बोल सकते हैं इसे या फिर पृष्ठ रसायन इसे बोल सकते हैं। ठीक है, पृष्ठ रसायन या फिर सतह रसायन। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर का 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो पहले से ही बहुत डिफाइंड है, कुछ क्वेश्चन है उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन बनता है। तो जैसा कि आपको भी पता है कि 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डेफिनेशन रिलेटेड परिभाषा टाइप का कुछ क्वेश्चन ऐसा बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ऐसे तो इस पूरे चैप्टर में पूरी थ्योरी है, कुछ एक टॉपिक्स हैं ऐसे जिनको बोर्ड पे समझाना पड़ेगा, तो वो वाले हम टॉपिक्स करेंगे। आज थोड़ी बड़ी वीडियो बनेगी लेकिन इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ वो सारे टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से एक है कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे वो वाले। सेकंड, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कैटालिसिस के भी मैं टाइप लिख देता हूँ, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, होमोलोगस और हेटेरोजेनस। अब कॉलॉइडल सॉल्व में अगर हम टाइप पढ़ते हैं तो लायोफिलिक और लायोफोबिक, ये 2 टाइप हो जाएंगे। थर्ड, इसके बाद कॉलॉइडल सॉल्यूशन कैटालिसिस पढ़ने के बाद 2 चीजें और हैं इससे पहले जो आने वाली है, इसको हम सेकंड नंबर, इसको हम थर्ड और इसको हम फोर्थ दे देते। इससे पहले जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो है एब्जॉर्प्शन और सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है एडजॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। इसके बाद कैटालिसिस हो गया, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, लायोफिलिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो टॉपिक है ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट किससे रिलेटेड है? कॉलॉइडल सॉल्यूशन से ही रिलेटेड। ठीक है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो ब्राउनियन मूवमेंट उसी में से आएगा। अब ब्राउनियन मूवमेंट प्रॉपर्टीज जब हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन की पढ़ेंगे तो उनमें से एक होती है ब्राउनियन मूवमेंट, तो इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह। इसके बाद कोगुलेशन, सबको 2 नंबर के हिसाब से ही हम पढ़ने वाले हैं, तो इतना ज्यादा कोई ब्रॉड टॉपिक्स नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पर होने वाले हैं। कोगुलेशन के बाद 7वां टॉपिक जो है हमारा जिसको हम स्टडी करेंगे वो है इमल्शन। 8th टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है लास्ट में गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर के बाद भी एक और टॉपिक बचा हुआ है जो है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर टिंडल इफेक्ट। ये टॉपिक्स जो है हम स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। टोटल 9 टॉपिक्स हैं, एक के बाद हम ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को आप परीक्षा बोर्ड में से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें परीक्षा बोर्ड से भी अगर आप पढ़ते हो तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पर वो भी कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर हम एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ,
एडजॉर्प्शन की अगर हम बात करेंगे तो एडजॉर्प्शन को हिंदी में कहा जाता है अधिशोषण। ठीक है, एडजॉर्प्शन को क्या कहा जाता है? अधिशोषण। और इसे क्या कहा जाता है? अवशोषण। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। अब देखो आपने कुछ पॉइंट्स पढ़े होंगे, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, अवशोषण की बात करते हैं, तो अवशोषण क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाए दूसरे में। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल क्या करे, दूसरे को पूरे तरीके से अंदर अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, या फिर उसके मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस से कहां चले जाए? अंदर चले जाए। सिंपल सी बात है। मान लो यहाँ पर एक वाटर ड्रॉपलेट है, अगर मैं कोई कंपाउंड इस पर डालता हूँ तो ये कंपाउंड इसकी सरफेस पे ना रहते हुए कहाँ चला जाएगा? इसकी सरफेस से अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, अगर सरफेस के अंदर के फिनोमेना की हम बात करते हैं, डिसोल्यूशन या फिर जो कांटेक्ट है इन दोनों के बीच में, वो सरफेस के अंदर तक जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? अवशोषण। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूँ किसी ऐसे पार्टिकल की जिस पर जब में कोई दूसरी चीज मिला हो, तो वो उसकी सरफेस पर ही बना रहे। कहाँ बना रहे? उसकी सरफेस पर बना रहे, उससे अंदर ना जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। क्लियर? एब्जॉर्प्शन का अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आपने स्पंज देखा होगा। स्पंज जो होता है, स्पंज को बेसिकली आप पानी में डालते हो तो वो उसकी सरफेस से अंदर चला जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं? अवशोषण। उसको आप क्या बोलोगे? एब्जॉर्प्शन बोलोगे। जबकि अगर हम किसी ऐसे पार्टिकल की बात करते हैं, ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जहां पर उसी की सरफेस पर क्या हो, वहां पर दूसरा पार्टिकल जमा रहे, उसकी सरफेस से अंदर ना जाए, उसकी सतह के अंदर प्रवेश ना करे, तो उसे आप क्या बोलोगे? अधिशोषण। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो तेल। ठीक है, अगर हम ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल के ऊपर अगर मैं डस्ट डालता हूँ, ठीक है, ऑयल के ऊपर मैं क्या डाल रहा हूँ? डस्ट डाल रहा हूँ, तो डस्ट डालने से होता क्या है? डस्ट उसकी सरफेस पर ही रहती है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करती, उसके अंदर नहीं जाती। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा एक तरीके से एडजॉर्प्शन का। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, ये दोनों टॉपिक्स, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? एडजॉर्प्शन। एक बार मैं वापस से डिफाइन कर देता हूँ। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण का मतलब क्या है? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें सरफेस पर ना हो, वो फिनोमेना सरफेस के अंदर तक हो। कोई भी मॉलिक्यूल जब डिसॉल्व हो दूसरे में, तो वहाँ पर वो सरफेस के अंदर तक उसमें मिल जाए, पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं, अधिशोषण की, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता ये है कि जब भी आप किसी दो सब्सटेंसेस को मिलाते हो, तो पहला वाला जो सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस को अपनी सरफेस पर ही क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अपनी सरफेस पर ही उसको क्या करता है? जमाए रखता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पर? अधिशोषण, मतलब एडजॉर्प्शन। क्लियर? ठीक है, तो ये होगा यहाँ पर ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है कैटालिसिस की। तो कैटालिसिस मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पहले से ही पता होगा। हम बहुत सारी रिएक्शंस, आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, इसमें कैटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, कैटलिस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? कैटलिस्ट इसलिए किसी रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, कैटलिस्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंस होता है किसी भी रिएक्शन में, जो कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है, विदाउट इंक्लूडिंग इन दैट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में पार्ट लिए बिना रिएक्शन में ना ही वो प्रोडक्ट में आपको दिखेगा, ना ही वो आपको रिएक्टेंट में दिखेगा। ठीक है, ना ही वो आपको उत्पाद में दिखेगा, ना ही आपको अभिकारक में दिखेगा, लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना, केमिकली इन्वॉल्व हुए बिना, वो रिएक्शन की रेट को क्या कर सकता है? बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। इसके बारे में इतना डिफाइन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 4th चैप्टर में ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके। ठीक है, तो कैटलिस्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो इसके बेस पर अगर हम कैटलिस्ट के टाइप देखते हैं, अब देखो, अगर कोई कैटलिस्ट मैंने किसी रिएक्शन में मिलाया और उसने उसकी रेट को बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो इस पूरी प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा? इस पूरी प्रोसेस को मैं बोलूँगा कैटालिसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कैटालिसिस बोलेंगे। अब इसी कैटालिसिस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
कैटालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैटालिसिस दो तरीके का होता है। उत्प्रेरण जो होता है, कैटालिसिस को हम हिंदी में उत्प्रेरण बोलते हैं। उत्प्रेरण कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। ठीक है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी तो आपको पहले से ही पता है इसके बारे में। समांगी की अगर हम बात करेंगे तो यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक समान अवस्था में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? समांगी। विषमांगी की अगर हम बात करेंगे तो अभिकारक और उत्प्रेरक जो है वो दोनों अलग अलग अवस्था में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? विषमांगी। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैटालिसिस की। कैटालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरीके का हो सकता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं विषमांगी और इसे हम बोलते हैं समांगी। ठीक है, विषमांगी और समांगी। उत्प्रेरण कैटालिस्ट की अगर मैं बात करता हूं, कैटालिस्ट, तो इसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। कोई भी रिएक्शन जिसमें एक ऐसा कंपोनेंट आए जो कि उसकी रेट को बढ़ा दे या कम कर दे तो उसे आप क्या बोलोगे? उत्प्रेरक बोलोगे। उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जो कि रेट को बढ़ा रहा है, जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, उसे आप क्या बोलोगे? उत्प्रेरक बोलोगे। ठीक है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? इस पूरी प्रोसेस को आप बोलोगे उत्प्रेरक। ठीक है, जहां पर भी कैटालिस्ट अपना वर्क कर रहा है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे? उत्प्रेरण। उत्प्रेरण दो तरीके का होता है, या तो होमोजीनस या तो हेट्रोजीनस। होमोजीनस की अगर मैं बात करूंगा, समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? एक ऐसा उत्प्रेरण जहां पर उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों ही क्या हो? एक अवस्था में। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं कैटालिस्ट की बात करूंगा और उस रिएक्शन के रिएक्टेंट की बात करूंगा, दोनों की स्टेट अगर वहां पर सेम है, मतलब कैटालिस्ट भी सॉलिड में है और रिएक्टेंट भी सॉलिड में है, तो उस टाइप के कैटालिसिस को आप क्या बोलोगे? होमोजीनस कैटालिसिस। उस टाइप के कैटालिस्ट को हम क्या बोलेंगे? उस टाइप के उत्प्रेरण को हम क्या बोलेंगे? समांगी उत्प्रेरण। जहां पर कैटालिस्ट और कैटालिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ और रिएक्टेंट की बात करता हूँ, ये दोनों क्या होंगे? सेम अवस्था में, एक अवस्था में होंगे, तो उसे आप क्या बोलोगे? होमोजीनस, मतलब समांगी उत्प्रेरण। लेकिन अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों ही अलग अलग स्टेट में है, मतलब मान लो कि रिएक्टेंट सॉलिड में और कैटालिस्ट किसमें है? लिक्विड में, तो इस टाइप के कैटालिसिस को आप क्या बोलोगे? हेट्रोजीनस कैटालिसिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? विषमांगी उत्प्रेरण बोलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैटालिसिस की, तो कैटालिसिस इस तरीके से दो ही टाइप का होता है। हाँ, एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट के भी टाइप्स होते हैं। कैटालिस्ट के मेजरली दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में ज़्यादा स्टडी किया जाता है। वो दो टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है वो क्या है? यहाँ पर पहला टाइप है पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं? ऐसे कैटालिस्ट जो कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे कैटालिस्ट जो कि क्या करते हैं? वहाँ पर रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। इसके बाद सेकंड आते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट, जो कि रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसके बाद और भी कैटालिस्ट है, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट। देखो, तो इनकी यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसमें कवर अभी इसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ हम हमारे चलते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। कॉलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल एक सॉल्यूशन जैसा ही है। देखो, आप कहीं पर कॉलॉइडल सोल पढ़ोगे, कहीं पर क्या पढ़ोगे? कॉलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ोगे। ठीक है, कॉलॉइड हम इसे हिंदी में भी कॉलॉइड ही बोलते हैं। तो कहीं पर आप कॉलॉइडल विलयन पढ़ोगे, कहीं पर आप कॉलॉइडल सोल पढ़ोगे। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या है? यहाँ पर सेम है। ठीक है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन और कॉलॉइडल सोल जो होता है वो वहाँ पर क्या होता है? सेम ही होता है।
अब जब सॉल्यूशन को बनाया गया था तो वहाँ पर 3 स्टेट्स हमारे सामने आई थी, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं आपस में तो आप सॉल्यूट्स को अपनी खुली आंखों से देख सकते हो। सस्पेंशन का फिनोमेना आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर मैं जो हमारी एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो लाइट मारने पर वो क्या होते हैं, खुली आंखों से भी हम उन्हें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं, तो वो क्या है, सस्पेंशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं वास्तविक विलयन की, तो ये एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है, अच्छा मिक्सचर होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी जो होती है, हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब इतनी जल्दी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ नहीं बैठते। अब हम बात करते हैं तीसरा कॉलोइडल सॉल्यूशन की, तो कॉलोइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि सेल्फ स्टेबलाइज्ड होता है, सेल्फ स्टेबलाइज्ड होता है। स्टेबलाइज्ड का मतलब क्या है कि जो भी इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत जल्दी स्टेबल कंडीशन पर आ जाते हैं। देखो हमें यहाँ पर 3 टाइप्स जरूर पढ़ने हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो कि नॉन स्टेबल होता है, ठीक है, इतनी जल्दी स्टेबल नहीं किया जा सकता। सस्पेंशन जिसके पार्टिकल्स हमें नेक्ड आइज से भी दिखी जाते हैं। थर्ड कॉलोइडल सॉल्यूशन जो कि सेल्फ स्टेबलाइज्ड होता है, मतलब अपने आप ही क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कॉलोइडल सॉल्यूशन को अगर आप समझना चाहते हो तो आप एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हो जिसे हम बोलते हैं जेल। ठीक है, जेल की अगर आप बात करोगे तो वो क्या है, वहाँ पर सॉल्यूशन ही है लेकिन वो थोड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, आप वहाँ पर क्या कंसीडर करोगे, उसे सॉल्यूशन ही कंसीडर करोगे, लेकिन वो वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, जैसे कि उसकी विस्कोसिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, आप वहाँ पर अगर उसकी विस्कोसिटी देखोगे तो विस्कोसिटी फ्लो रेट उसका कम होता है, इसलिए उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा। उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, घनत्व भी क्या होता है उसका, ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से कॉलोइडल सॉल्यूशन अगर कभी भी आपके दिमाग में आएगा तो वो क्या आना चाहिए, जेल। ठीक है, जेल एक बेस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल होगा कॉलोइडल सॉल्यूशन का। आप गम भी ले सकते हो, ठीक है, जो ग्लू हम यूज़ करते हैं, गम यूज़ करते हैं, वो भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जो कि क्या करें वहाँ पर, जो कि गाढ़े हो एक तरीके से, जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे, उसे हम कॉलोइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब कॉलोइडल सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। ठीक है, अब यहाँ पर लायोफिलिक या लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो लायोफिलिक ऐसे कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं जो कि जिन्हें बोला जाता है सॉल्वेंट लविंग। ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट लविंग। ठीक है, सॉल्वेंट लविंग इसे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया सी कि गम हो गया, जेलेटिन हो गया, जेल हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, लायोफिलिक के। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं लायोफिलिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव स्नेही। लायोफिलिक की अगर हम बात करेंगे और लायोफोबिक की, तो इनके नाम से आपको पता चल जाएगा। लायोफिलिक सॉल्यूशन जिसे बोला जाता है द्रव्य स्नेही। ठीक है, लायोफोबिक की अगर हम बात करते हैं, लायोफोबिक को बोला जाता है द्रव्य विरोधी। द्रव्य विरोधी, ठीक है, द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी। तो अगर हम द्रव्य विरोधी यहाँ पर लिखा हुआ है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। ठीक है, तो लायोफिलिक की अगर हम बात करते हैं या लायोफोबिक की बात करते हैं, लायोफिलिक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका सॉल्यूशन सॉल्वेंट से क्या होता है, स्नेह होता है, मतलब जिनका विलायक से क्या होता है, एक तरीके से स्नेह होता है, मतलब विलायक में वो बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लायोफिलिक। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जेल, जिलेटिन, गम।
ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। गम को जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गोंद। ठीक है, अगर मैं लायोफॉबिक की बात करता हूँ तो एलॉयज जितने भी हैं, एलॉय की अगर मैं बात करूंगा, गोल्ड की बात करूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे लायोफॉबिक के। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन है, लायोफिलिक की जब हम बात करते हैं, द्रव्य स्नेही की, तो यहाँ पर क्या होती है, जो उनकी स्टेट्स होती हैं, अगर हम बात कर रहे हैं दोनों की, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों की जो स्टेट्स होती हैं, इनकी जो अवस्थाएं होती हैं, वो अवस्थाएं क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि जो दोनों की स्टेट्स अगर अलग अलग है तो वो दोनों आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छे से वहाँ पर क्या बना लेते हैं, अपना सॉल्यूशन, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा रहता है। लायोफॉबिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों की, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों की जो स्टेट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। और इसी की वजह से आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हो, लायोफॉबिक का हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, एलॉय। तो एलॉय में क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा मेटल्स। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा मेटल्स का होमोजेनस मिक्सचर, उसी को क्या बोला जाता है, एलॉय बोला जाता है। तो यहाँ पर एलॉय की अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है, यहाँ पर सेम स्टेट में, तो इसलिए क्या होता है, लायोफॉबिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो द्रव्य विरोधी होते हैं, लायोफिलिक को बोला जाता है द्रव्य स्नेही। ठीक है, इसके एक बार डिफरेंसेस आप देख लेना, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप वो पूछ सकते हो। अब जब यहाँ पर बताया गया कि कुछ एक पार्टिकल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन की, तो किसी भी सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उन्हीं प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए एक यहाँ पर मूवमेंट है जिसे क्या बोला जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब ब्राउनियन मूवमेंट को देखते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं, उसे हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। अभी तक आपने जितने भी लॉ पढ़े होंगे उसमें से ब्राउनियन मूवमेंट सबसे सिंपल लॉ होने वाला है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है, यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर एक क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन। आपको पता है इसमें कई सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, कई सारे क्या होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, ब्राउनियन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सिंपल सा एक लॉ दिया था, बहुत सिंपल सा एक मूवमेंट दिया था। उन्होंने बताया था कि कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक जिगजैग मोशन होता रहता है। मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रैवल करते हैं, उसके जिगजैग ट्रैवल करते हैं, और इसी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को हमने क्या बोला, ब्राउनियन मूवमेंट। सिंपल सी डेफिनेशन है, बस इतना ही है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, जिगजैग मोशन में ट्रैवल कर रहे हैं, जिगजैग मोशन में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोला उन्होंने, ब्राउनियन मूवमेंट बोला। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि किसी भी कोलोइडल विलयन में जो अणु होते हैं वो जिगजैग मोशन में, जिगजैग तरीके की गति करते हैं, कुछ इस टाइप का जिगजैग तरीके की क्या करते हैं, गति करते हैं, जिगजैग वेग से गति करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, ब्राउनियन गति बोला जाता है या फिर ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, और इसी जिगजैग मोशन को क्या बोला गया है, ब्राउनियन मूवमेंट बोला गया है। ठीक है, ब्राउनियन ने इस मोशन को डिफाइन किया था, इस मूवमेंट को डिफाइन किया था, इसलिए उन्हें इसे क्या बोला जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है। अब इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, कोगुलेशन, पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, देखते हैं इसके बारे में। अब देखो यहाँ पर इसको समझने के लिए, प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन को समझने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। जैसे कि किसी कोलोइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं कोलोइडल सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स की बात करूँगा तो ये बाकी सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अंदर जो सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाकी सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में काफी दूर दूर होते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि सबके पास सेम चार्ज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मतलब आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पर जितने भी
मॉलिक्यूल्स हैं सबके ऊपर आवेश जो है, सबके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, सेम है। अगर सेम चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल होने की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, सब एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। क्या होगा अगर मैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दूं जो यहाँ पर जाके सबके चार्जेस को चेंज कर दे, क्या कर दे, सभी के चार्जेस को चेंज कर दे, तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएंगे चार्जेस। जो आधे मॉलिक्यूल्स है अगर उनके प्लस हो जाए, आधे मॉलिक्यूल्स माइनस हो जाए, तो दोनों क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे और जैसे ही अट्रैक्ट होंगे तो वो क्या होंगे, नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोगुलेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोगुलेशन। मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन में कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स का मिलाना जिससे कि कोलोइडल सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो जाए, उसे आप क्या बोलोगे, कोगुलेशन। कोगुलेशन इज द प्रोसेस in which we add the suitable electrolytes to the colloidal solution by which it get converted into precipitates। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। कोगुलेशन को हिंदी में बोला जाता है, एक बार मैं देख लेता हूं। कोगुलेशन को हिंदी में बोला जाता है स्कंदन। स्कंदन, ठीक है। तो किसी भी कोलोइडल विलेन में मैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट मिला देता हूँ, कुछ ऐसे आयन मिला देता हूँ जिससे कि इसके जो चार्जेस हैं इन सारे मॉलिक्यूल्स पर, इन सारे अणुओं पर जो आवेश है वो चेंज हो जाए, वो परिवर्तित हो जाए और सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के समीप आने के बाद, आकर्षित होने के बाद एक दूसरे से नीचे बैठ जाए। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे, स्कंदन बोलोगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जब आप एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और इसी अट्रैक्शन की वजह से वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। कोगुलेशन से जस्ट अपोजिट क्या है यहाँ पर, प्रेसिपिटेशन, या फिर आप बोल सकते हो पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन को मैं एक बार देख लेता हूँ कि हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। यहाँ पर पेप्टाइजेशन का नहीं दिया हुआ है, एक बार आप देख लेना पेप्टाइजेशन किसे बोलते हैं। एक बार और ट्राई, हाँ, पेप्टीकरण। क्या बोलते हैं इसे, पेप्टीकरण। अब पेप्टाइजेशन क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स को फिर से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। सिंपल सी बात है, आपने कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट बनाया, किससे, स्कंदन से, ठीक है, किससे कि आपने ये कोगुलेशन से। फिर जो प्रेसिपिटेट इसके बने हुए हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, लिमिट ये है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपके जो प्रेसिपिटेट आपने बनाए हैं वो हाल फिलहाल में बने होने चाहिए। अगर तुरंत प्रेसिपिटेट्स बनाए हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, कोलोइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट बनाने की प्रोसेस को कोगुलेशन बोलते हैं और प्रेसिपिटेट से फिर से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, पेप्टाइजेशन बोलते हो। ये कैसे किया जाता है, तो ये वही सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाकर किया जाता है जिससे उसके चार्जेस जो वो सेम हो जाए और सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करने लग जाए। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस हो गई, काफी सिंपल है, इनकी डेफिनेशन आप एक बार देख लेना। जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ अगर इनमें किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो वहां पर पूछ सकता है मुझसे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे मैसेज कर देना। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है इमल्शन। ठीक है, दो टाइप का इमल्शन होता है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब आप लिक्विड में ही, मतलब सॉलिड भी आपका लिक्विड है, सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड है, जब आप इन दोनों को कुछ इस तरीके से मिलाते हो कि दोनों का हेटेरोजेनस मिक्सचर बनता है, मतलब ऑयल और वाटर का हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, ऑयल इन वाटर। मतलब आप वाटर में क्या करते हो, ऑयल मिलाते हो, ऑयल और वाटर का एक आपने सॉल्यूशन बनाया। क्या ऑयल वाटर में डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। क्या होगा, वो उसकी लेयर पर ही जमा रहेगा। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं।
ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। इमल्शन दो टाइप का होता है, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है, पानी में ऑयल, ऐसा नहीं है पानी में हम क्या मिला रहे हैं, ऑयल मिला रहे हैं। वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल में हम क्या मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे। ये दो टाइप का यहाँ पर इमल्शन होता है। इमल्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या फिर आप बोल सकते हो व्हेन both the component solid and solvent are liquid and both are in dispersed phase and dispersing medium, then that solution is known as emulsion। उसको आप क्या बोलते हैं, emulsion। emulsion का अगर आप एग्जांपल लोगे तो आप ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन ले सकते हो, या फिर आप मिल्क ले सकते हो। मिल्क आपने देखा होगा कभी कभी उसमें ऊपर कुछ डॉट्स बने होते हैं, या फिर कुछ तेल टाइप का उस पर जमा होता है। तो मिल्क जो है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और उसी में क्या है, वाटर भी मिला हुआ है। वो ऑयल एंड वाटर का क्या है, एक एग्जांपल है, ठीक है। मिल्क जो होता है वो ऑयल एंड वाटर का एक एग्जांपल होता है। ऑयल किसमें मिला होता है, वाटर में, या सॉरी वाटर इन ऑयल का एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ ये। तो यहाँ पर क्या है, आपको इमल्शन की अगर हम बात करेंगे तो इमल्शन एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें इमल्शन एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें जब भी दो चीजों को मिलाया जाता है, मतलब दोनों लिक्विड्स को आप मिला रहे हो और दोनों ही क्या है, वहां पर लिक्विड है, तो उसको आप क्या बोलोगे, इमल्शन, ठीक है। दोनों आपने कंपोनेंट्स को मिलाया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, और दोनों ही क्या है, लिक्विड है, तो आप उसे क्या बोलोगे, इमल्शन। इमल्शन को हिंदी में बोला जाता है पायस, ठीक है, क्या बोला जाता है हिंदी में, पायस बोला जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इमल्शन की। तो इमल्शन दो टाइप्स के होते हैं, ऑयल इन वाटर, मतलब पानी में क्या मिला हुआ है, ऑयल। इसका एग्जांपल क्या होता है, मिल्क, ठीक है, क्या होता है इसका एग्जांपल, मिल्क इसका एग्जांपल होता है। अगर हम ऑयल इन वाटर की बात करते हैं, ऑयल इन वाटर आपको नाम से ही पता है, ठीक है, कि वाटर में क्या मिला हुआ है, ऑयल मिला हुआ है, मतलब वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है और ऑयल कम क्वांटिटी में। जहां पर वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और ऑयल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। सेकंड वाले की अगर हम बात करते हैं तो वाटर इन ऑयल, मतलब ऑयल में क्या मिला है, वाटर मिला है, ठीक है। ऑयल में अगर वाटर मिला हुआ है तो आपको पता ही है कि ऑयल जो होगा वो क्या होगा, वहां पर सॉल्वेंट होगा, और वाटर जो होगा वो क्या होगा, वहां पर सॉल्यूट होगा। तो इस तरीके से ये दो टाइप होते हैं। एग्जांपल अगर आप इसका लेना चाहते हो ऑयल इन वाटर का, तो मिल्क हो गया। वाटर इन ऑयल का अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो बटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मक्खन। मिल्क मतलब दूध, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हो गए। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा बचा हुआ है, अगला टॉपिक है हमारा टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हम पढ़ते हैं। जैसे हमने ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा था, टिंडल इफेक्ट आप ऐसे पहले भी पढ़ चुके हो, बस यहाँ पर एक थोड़ी सी सही डायरेक्शन देनी है मुझे, तो इसको हम ज्यादा नहीं खींचेंगे। ऊपर से मैं क्या लगाता हूँ, माइक्रोस्कोप। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि ब्राउनियन मूवमेंट में भी वो पार्टिकल्स हमें दिखते नहीं है जिगजैग मोशन करते हुए, उन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। जो ब्राउनियन थे वो जब स्टडी कर रहे थे कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो माइक्रोस्कोप से उसमें देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एक मोशन में ट्रेवल कर रहे हैं, जिगजैग टाइप का मोशन है वो। उसी मोशन को, उसी मूवमेंट को उन्होंने क्या बोला, वहां पर ब्राउनियन मूवमेंट बोला। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब भी कभी बीम ऑफ लाइट किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से टकराती है तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, उसे स्कैटर्ड कर देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। आपने 9th क्लास में सबसे पहले टिंडल इफेक्ट पढ़ा था। 9th क्लास में जो आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा था उसमें क्या दिया गया था, एक एग्जाम्पल आपको दिया था। छत जो होती है, कच्चे मकान की जो छत होती है, उसमें से जब लाइट पड़ती है तो वो एक कोन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आती है। मतलब वहाँ पर क्या होता है कि छत से जब लाइट आ रही थी तो वहाँ पर भी जो पार्टिकल्स थे उसने लाइट को क्या कर दिया था, वहाँ पर कोन टाइप स्ट्रक्चर में, मतलब स्कैटर्ड कर दिया था, कोन टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि बीम ऑफ लाइट जब कोलोइडल पार्टिकल्स से टकराती है, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से टकराती है, तो वो एक कोन टाइप स्ट्रक्चर बनाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्योंकि इसका आविष्कार जो, इसका जो डिस्कवरी है टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हो सकता है एक आध टॉपिक हमारा छूटा, वैसे तो कोई टॉपिक छूटा नहीं है, लेकिन अगर कोई टॉपिक छूटा है तो आप मुझे मैसेज कर देना,
तो मैं आपको अगले लेक्चर में उसे ऐड कर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।